आप सभी को पता है कि हमारी साइंस की क्लास की शुरुआत हो चुकी है, तो अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने नोटबुक और पेन साथ में लेके रखना, ताकि आप सब लोग सभी क्वेश्चंस के नोट डाउन करते रहो कि आप सब लोगों के कौन से क्वेश्चन ठीक रहे हैं, कौन से नहीं रहे हैं। और सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी लास्ट में कि आप सब लोग अपने जो भी स्कोर्स होंगे वो सभी स्कोर्स बताना ज़रूर, ठीक है, जिससे कि हमारे लिए भी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मतलब हमें पता चलता रहेगा कि आप सब लोगों की किस तरीके से स्कोरिंग बन रही है। अब देखो, ये है तो साइंस का क्वेश्चन, लेकिन मैथमेटिकल है। देखना क्या होएगा। यदि किसी रोगी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह तापमान कितना होगा। फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो इसको रटना नहीं है, तरीका बता देती हूँ। तरीका लर्न करना, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला लर्न करोगे बड़े आसानी से हो जाएगा। देखो क्या है फॉर्मूला। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। कितना है? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो कितना होएगा? 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है? 40 है, प्लस में 32, ठीक है। तो 5 को 40 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 8, और 9 8 जा कितना होता है? चलिए जल्दी से बताइए, 9 8 जा कितना होता है? तो 9 8 जा होता है 72 प्लस में 32, तो कितना बन गया? 104 डिग्री। तो यानी कि फ़ारेनहाइट में कितना आंसर रहेगा? 104 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। बस एक ही फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला कौन सा है? F = 9/5, ठीक है। ये 8 तो यहाँ पे इसका आ गया था। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला लर्न कर लो, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। AK-47, जी हाँ, आपका नाम ले लिया मैंने, 2-3 बार ले लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बिल्कुल सबका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया जाता है? जब सूर्य के चारों ओर, जैसे ये हमारा सौर मंडल आता है, जिसमें सबसे पहले आता है सन, फिर क्या आता है? बुध, फिर बाद में क्या आता है? बुध के बाद में शुक्र, फिर बाद में आता है अर्थ, ठीक है। अर्थ मतलब धरती, ठीक है। मार्स, मंगल, ये सारी चीजें आती है। तो देखो ये जो सौर मंडल होता है, सौर मंडल के अंदर हम ये देखते हैं, जो ग्रह हैं अलग अलग, ये ना सूरज के अराउंड चक्कर काटते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर पाथ के अंदर चक्कर काटते हैं। तो ये जो इस पाथ है, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? कॉस्मिक हाईवे, या फिर सेट, या फिर आकाशगंगा, या फिर ऑर्बिट। तो बेसिकली इसे क्या कहा जाता है? इसे ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि एटम के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, सेम एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, उन्हें भी ऑर्बिट कहा जाता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमने वाले भी ऑर्बिट, और हमारे सूर्यमंडल के अंदर भी, जो सौर मंडल है उसके अंदर भी जो ऑर्बिट घूमते हैं। वेरी गुड। आशीष यादव, क्या हुआ आप? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आंख का पारदर्शी अग्र भाग है। आंख का पारदर्शी मतलब इससे ऐसा कौन सा हिस्सा है आंख का जिससे कि हमारी जो लाइट है वो आंख में जाती है? तो कौन सा है? लेंस, कॉर्निया, रेटिना, या आंख की पुतली? तो बच्चे देखो, हमारी जैसे ये मान लो मैंने आंख बना दी, ठीक है। ये आंख बनाने पर ये जो आंख का यहाँ पे एक हिस्सा बनता है, एक परत बनती है, वो जो परत होती है जिससे कि जो लाइट है वो डायरेक्टली आंख में जाती है, वो होती है, एक परत होती है, उस परत का नाम होता है कॉर्निया, ठीक है। क्या नाम बोलते हैं? कॉर्निया। और क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले हमारी जो लाइट है,
ठीक है, जो रोशनी है वो आँखों में पड़ती है तो डायरेक्टली कहाँ पे आती है? तो डायरेक्टली हमारे यहाँ पे एक स्क्रीन सी बनी होती है, यहाँ पे जाती है और फिर हमें यहाँ पे आँखों की पुतलियों में दिखती है। तो बेसिकली ये जो सरफेस है बैक साइड वाला, इसको बोलते हैं रेटिना। तो बेसिकली हमारे एक तरह से जो स्क्रीन है, आँखों के लिए जो स्क्रीन है, जहाँ से हमें जो भी हमने चीज़ें देखी हैं वो हमें पता चलती है कि हमने क्या चीज़ें देखी है, क्या चीज़ें नहीं देखी है। और रेटिना जो है हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, रेटिना की नर्व्स हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो रेटिना पे हमारी बेसिकली लाइट्स पड़ती है। वेरी गुड मुकेश, और कौन है? अकरम, वेरी गुड वेरी गुड। सो आप सब लोगों से मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी भारी मात्रा में हम सब लोग हमें देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। और बस इतनी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम आप सब लोगों के लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। और उसके साथ में मैं आप सब लोगों के लिए एक और अच्छी चीज़ लेके आई हूँ कि कल से 9:30 से हमारी साइंस की क्लासेस शुरू होने वाली है। यानी कि ना केवल 4:30 बजे बल्कि साइंस की क्लासेस आप लोगों को कल से मॉर्निंग 9:30 बजे भी शुरू हो जाएगी। तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि साइंस को और अच्छे तरीके से बेहतरीन रूप से तैयारी करनी है तो वो भी तैयारी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय संसाधन है? कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? ज्वार, कोयला, सौर या भूतापीय? तो सही आंसर क्या है? वेरी गुड। हार्ड क्वेश्चन दे दो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, अगली बार से हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। पूनम जीत मैम फुल सपोर्ट, आपको जल्दी ही यूट्यूब पे गोल्ड दिलाएंगे। अरे वाह, थैंक यू सो मच। चलो तो सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में कौन सा गैर नवजीय है? तो सही आंसर क्या है? कोयला, ठीक है। अगला, आइंस्टाइन ने डैश सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, यानी कि डैश रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दिया था, वो कौन सा था? वो था E=mc², ठीक है, E=mc²। अगला, फ्यूज तार किसका बना हुआ है? जो फ्यूज की जो तार होती है वो किस चीज से बनी हुई है? लेड और टिन से, ठीक है, लेड और आयरन से, या फिर टिन और आयरन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि जो फ्यूज की जो तार होती है वो किससे बनी होती है? भावेश ए, वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं कौन सही जवाब देता है। तो सही आंसर है लेड और टिन, ठीक है, लेड जिसे Pb कहा जाता है और टिन जिसे Sn से डिनोट किया जाता है। तो कई बार आप लोगों का ये भी आ सकता है Pb + Sn, तो सही आंसर क्या है? Pb + Sn, ठीक है। अगला, नॉन कॉन्टैक्ट बल क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट बल एक ऐसा बल जिसके अंदर हमें बल लगाने के लिए किसी चीज़ को टच नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर किसी चीज़ को धक्का मारती हूँ तो मुझे उसे टच करना पड़ेगा, लेकिन किसी चीज़ को टच करे बिना हम उसके अंदर बल कैसे ला सकते हैं? जैसे कि एक गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है और विद्युत बल है। ये तीनों के तीनों बल कैसे होते हैं? इसके अंदर हमें टच नहीं करना पड़ता, ठीक है। हाँ, विद्युत के अंदर भी ऐसा होता है कि कई बार बिना टच करे भी, जैसे कि एयर के अंदर है, नहीं सॉरी एयर तो चलो नॉन टच वाली होगी, बट चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि विद्युत मुझे नहीं लगता विद्युत के अंदर टच होता है। हाँ, विद्युत के अंदर होता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होते हैं ना, जैसे कि जो हमारे एटम के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, इनके बीच में जो एक जो बल होता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो जो होती है वो हमारी डेफिनेटली नॉन कॉन्टैक्ट है, अदरवाइज ये दोनों तो है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी आप टिक कर सकते हो। अगला, सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा, प्लेटिनियम, टंगस्टन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? वेरी गुड, इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ बच्चे, कल से इंग्लिश लैंग्वेज पक्का आ जाएगी, ठीक है। एक्चुअली हमने भी नोटिस किया कि कई बार बच्चों को भी दिक्कत होती है, आधे बच्चे बोलते हैं हिंदी में चाहिए, आधे बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में चाहिए। तो कल से पक्का दोनों की दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल होगी, तो चिंता मत करो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो सही आंसर क्या है? हीरा है, जो सबसे ठोस है, ठीक है। ओह, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे अब कई सारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाले हैं। आरआरबी की कई सारे जो पोस्ट है वो निकलने वाली है, उसके साथ में एसएससी के एग्ज़ाम्स आएंगे जिसमें सीजीएल होएगा, सीपीओ होएगा। सीपीओ के अभी फॉर्म निकल चुके हैं और उसके साथ में और भी हमारे कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। और हरियाणा पुलिस की भी अभी वैकेंसीज निकलने वाली है। तो आप सभी को पता है कि आगे जाकर हमारे कई सारे एग्ज़ाम्स आएंगे जिसमें साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो साइंस और इंग्लिश की हमारी क्लासेस आने वाली है, मतलब इंग्लिश की तो क्लासेस चल ही रही है, हर रोज़ 11 बजे हमारी इंग्लिश की क्लासेस आती हैं, जिसके अंदर आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीपीओ का हो, सीजीएल का हो, आरआरबी का हो या हरियाणा पुलिस का हो, किसी भी एग्ज़ाम निकाल लो, वो सभी एग्ज़ाम्स की हम तैयारी करवाते हैं। उसके साथ में साइंस की क्लासेस आने वाली है, रीजनिंग की क्लासेस आएगी। तो बेसिकली आपके लिए दबा तोड़ आपकी तैयारी बेस्ट करवाने के लिए हम 100% पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आए, जिससे कि आप लोगों की तैयारी अच्छी होए। बस चाहिए क्या? आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और उससे ज़्यादा आप लोगों की मेहनत चाहिए पढ़ाई के अंदर। सब्सक्राइबर के अंदर नहीं, सब्सक्राइबर तो चलो वो तो हो ही जाएंगे, उसके अलावा हमारी क्या चाहिए? आप लोगों की मेहनत चाहिए। अगर आप लोग मेहनत करोगे, एग्ज़ाम क्लियर करोगे, उससे ज़्यादा और कुछ अच्छा नहीं है। तो जिन जिन बच्चों को अपने एक बारी में ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, 100% पूरे अच्छे तरीके से ताबड़तोड़ पूरे अच्छे से करनी है, तो प्लीज़ हमारे कोर्सेज़ में ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बेस्ट तरीके से होएगी। हमारे यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुष्क सेल में कैथोड डैश से बना है। शुष्क सेल में कैथोड किस चीज़ से बना है? कैथोड तो ठीक है, एनोड किससे बना है? एनोड बना है हमारा, ठीक है, एनोड बना है जिंक से, और कैथोड बना है हमारा कार्बन से, ठीक है, कार्बन से। किससे बना है? कार्बन से। चलिए वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1609 या फिर 5 या फिर 5.125 या फिर 6.61। तो सही आंसर क्या है? एक मील के अंदर वैसे तो पॉइंट आना चाहिए था 1.609, इतने कितने किलोमीटर होते हैं। अगला, कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशेष होता है? कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशेष होता है, यानी कि कौन सा रंग है जो कि सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है? किसका? सनलाइट का। अगर सूर्य की या कोई रेडिएशंस आ रही हैं, तो वो रेडिएशंस कौन सा रंग है जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अपने अंदर समा लेता है? पीला, काला, नीला या भूरा? तो सही आंसर हमें पता है कि अगर हम गर्मियों में, जैसा बोला जाता है ना कि जैसे अभी मैं वाइट कपड़े पहन के आई हूँ, तो पता चल रहा है कि वाइट के अंदर मेरी ना एकदम स्क्रीन ऐसा हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, मैडम तो शायद हवा में घूम रही है ना। तो ये बोला जाता है कि गर्मियों के अंदर सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों बोला जाता है? कि काला जो कपड़ा है वो सबसे ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर है। कोई भी रेडिएशंस आए, चाहे सूर्य की रेडिएशंस आ रही है, बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो काला रंग जो है वो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कार्य, त्वरण या फिर चुंबकीय क्षेत्र या
विस्थापन। चलिए जल्दी से बताइए। सुखदेव नमस्ते, कैसे हैं आप? अपकमिंग फौजी, अरे क्या बात है। एक तो सब लोगों के नाम भी ऐसे ऐसे हैं ना, मतलब गदर ही है। चलिए, तो सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आदिश राशि है? क्या है? किरण ए बी बी डी, कंफ्यूज हैं आप सब लोग। तो सही आंसर क्या है? कार्य। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों तरह होते हैं? यानी कि हमारे रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन सा होता है इनमें से जो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? वो है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगला, वायुयान के टायर में गैस भरी होती है। वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? जिससे कि क्या होती है, मतलब एक ऐसी गैस होती है, हिंट बता देती हूँ कि वो एक ऐसी गैस होती है जिससे जो कि बहुत ज़्यादा नॉन कोरोसिव होती है, यानी कि वो जल्दी से आसानी से दूसरे गैसेस या दूसरी चीज़ों के साथ मिक्सअप नहीं होती, एक इनहेरेंट गैस होती हैं और उसकी वजह से क्या है, वो नॉन कोरोसिव है, तो काफ़ी आसानी से जो टायर है उसका प्रेशर आसानी से झेल सकती हैं। तो कौन सी होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या सामान्य वायु का मिश्रण। तो सही आंसर क्या है? नाइट्रोजन। क्या है बच्चे सही आंसर? नाइट्रोजन। राम राम बच्चे, अपकमिंग फौजी। चलिए नमस्ते, वेरी गुड, लवली ए भावेश, वेरी गुड। तो जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर देगा। ठीक है, अगला, अक्रिय गैस का संयोजनता क्या है? यानी कि अक्रिय गैस की वैकेंसी, यानी कि इंग्लिश में बताऊं तो इनहेरेंट जो गैस होती है, इनर्ट जो गैस होती है, उनकी वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी। अब देखो वैलेंसी क्या होती है, जैसे कि एक एटम का, ठीक है, जो एक हमारा एटम होता है वो कितनी आसानी से या कितनी कम मुश्किल से क्या है, वो दूसरे एटम के साथ जुड़ सकता है। तो बेसिकली वो जितने एटम देकर या लेकर या फिर शेयर करके, जितने इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो किसी और एटम के साथ जुड़ता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। सो बेसिकली इनर्ट गैस क्या होती है? इनर्ट गैस ऐसी गैस होती है जो किसी और एटम के साथ नहीं जुड़ती है, क्योंकि उसके पास वैलेंसी 0 होती है। ठीक है, क्या होती है? वैलेंसी 0 होती है, यानी कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल होता है ना, जैसे एक एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद में ये ऑर्बिट हो गए, तो ऑर्बिट के अंदर जैसे मान लो आउटर मोस्ट शेल में 8 आ गए, तो 8 आ गए, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 0 है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसकी जो वैलेंसी है वो 0 होगी। अगला, तो ये हमारे खत्म हुए,